अच्छा जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अभी चल ही रहा है चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम इसका जो नाम है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक है आज का वो होगा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, तो मास ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो है ना एक छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ती है। तो अभी हम डायग्राम बना रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हम शुरू करेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ठीक है, ये सपोज कर ले अर्थ है हमारी, और इसके ऊपर जो है एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ये सपोज कर लें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, और इसके बाद जनाब अली हम यहाँ पे बताते हैं कि इसको हमने कह दिए क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, और इसका जो मास है उसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ME। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। सही है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। ये मास ऑफ अर्थ है, इसको हमने सपोज कर लिया कि क्या है, ये ME है। उसके बाद जो है दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर उसको टाइटल टैग कर रहे हैं। हाय हाय, चलो जी, यहाँ पे, और ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर। और इस ऑब्जेक्ट को हम नाम, इसका जो मास है उसको हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल है। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज़ें। अच्छा भाई, अब जो है हम ये बता रहे हैं कि जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है दोनों चीज़ों के सेंटर्स में, उसको हम सपोज ये कर रहे हैं कि वो कितना है, वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। दोनों ऑब्जेक्ट के जो सेंटर हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना लिया जा रहा है,
अपना वॉल्यूम बंद कर दिए, इसका भी वॉल्यूम खुला हुआ है, वो बंद कर दें, या फिर मैं म्यूट कर देता हूँ, ये ले जी मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, नो फिल नो लाइन। तो ये जो अभी आपने देखा, ये रेडियस जो है दोनों ऑब्जेक्ट और ज़मीन के दरम्यान में जो फासला है उसको हम क्या ले रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया हमने, ग्रुप कर दिया। अब ये इमेज यहाँ से ठीक है जी, अब हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाई है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास क्या है, m है, प्लेस्ड on the surface of अर्थ ऑफ मास, सरफेस ऑफ अर्थ का मास कितना है, वो है m p। ठीक है, ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, इसको हमने ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है और ज़मीन का जो मास है उसको हमने क्या सपोज किया हुआ है, एम ई, और ऑब्जेक्ट के मास को हमने क्या सपोज किया हुआ है, एम। ठीक है भाई, उसके बाद जो है हमने लिखा कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट is nearly equal to the radius of अर्थ। ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर ई से, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ें अज्यूम कर ली कि ये चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद हम क्या लिखते हैं नीचे वाली लाइन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल force between earth and object is calculated by using ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ को यूज़ करके हम ज़मीन और इस ऑब्जेक्ट जो कि ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, इन दोनों के दरम्यान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम एक इक्वेशन देंगे। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है भाई के
फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बराबर होगी G इंटू M1 M2 अपॉन, और यहाँ जो है हम डाल रहे हैं हमने डिस्टेंस लिया है आर ई, डी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, क्या होता है डी का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल लॉ होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, इसमें इज इक्वल टू का निशानी गायब हो गया, वेरी गुड हो गया। ये हमारे पास फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल लॉ का। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास चीज़ जो है वो क्या चेंज हो रही है, वो चेंज ये हो रही है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर M1 नहीं है, वो है M, यानी पहला ऑब्जेक्ट तो M है जो हमने देखा कि ऊपर ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो है मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो D नहीं है बल्कि वो क्या है RE है, ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया, GM_ME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन दिस केस, जो भी हमने केस हम पढ़ रहे हैं, इस केस के अंदर यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट M है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी पहले, अब आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। ये शायद यहाँ बंद हो गया था, अब नज़र आ रहा है। तो क्या नज़र आ रहा है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम मास जिसको हम ज़मीन कह रहे हैं, अर्थ, ये रहा, उसका मास ME है, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास M है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में जो फासला है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ RE के बराबर है। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें तो फार्मूला क्या लगाएंगे, ठीक है, इसको हम फार्मूला लगाएंगे, ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करेंगे। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल लॉ कहलाता है, ठीक है। और जब ग्रेविटेशनल लॉ को अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर उस ऑब्जेक्ट की जगह M1 की जगह हम M रखेंगे, ठीक है, मास ऑफ अर्थ की जगह हम क्या रखेंगे, M2 की जगह यहाँ पे हम रखेंगे मास ऑफ अर्थ, और जो डिस्टेंस है उसकी जगह क्या रखेंगे, RE स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट भी कर दिया मैंने, लेकिन हमें मालूम है कि एज वी नो दैट द weight of the object will be equal to the gravitational pull of
अर्थ। कल हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जी इस्माइल बोले आप, मैं सुन रहा हूँ, और माइक भी खोल दिए मैंने आप लोगों के, हम बात भी कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो किसके बराबर होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बराबर होता है। तो ग्रेविटेशनल पुल को हम क्या नाम देते हैं? वेट का नाम देते हैं। ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेट का नाम देते हैं। ठीक है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे, W बराबर होता है mg के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है जो हमने पहले बनाई थी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये जो अभी मैंने लिखा है इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक ही चीज़ को कैलकुलेट कर रही हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर रही है, ये ग्रेविटेशनल पुल को कैलकुलेट कर रही है। तो एक ही बात हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एस ग्रेविटेशनल पुल और वेट आर सेम। सही है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। Therefore, by comparing equation 1 and इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा F बराबर है किसके? W के। F किसके बराबर आएगा? W के बराबर आएगा। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा? वो देखें, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके आएंगे। इक्वेशन 1 में F की वैल्यू यहाँ पर है, ये आ गई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये इक्वल टू है किसके? mg के। तो ये हमने लिख दिया mg। ठीक है, अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि यहाँ पे स्मॉल m से कैपिटल M क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूं क्या होगा? ये देखें, ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी? ये वाला n इस वाले m से क्या हो गया? जो स्मॉल m से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये देखिए, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा? लेफ्ट साइड पे बचा GME। क्या बता? क्या बच गया? लेफ्ट साइड पे बच गया GME। मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे ज़रूरत पड़ रही है। तो ये GME पड़ गया, और ये GME से मैंने M को कैंसिल कर दिया, और ये इक्वल टू किसके आ रहा है? सिर्फ G के आ रहा है। मास से मास कैंसिल हो गया, छोटा वाला स्मॉल m कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना RE² डिवाइड में, ये RE² जो डिवाइड में है, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये RE² जो लेफ्ट साइड पे डिवाइड में है, ये क्या हो जाएगा? राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा, पहले राइट हैंड साइड को लिख लेता हूँ मैं। G बराबर ये बराबर जाएगा G इंटू RE। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे क्या बचा हुआ है? लेफ्ट साइड पे बचा हुआ है कैपिटल G, और साथ में क्या बचा हुआ है? साथ में बचा हुआ है ME। ठीक है, ये आ गया ME। ये स्टेप समझ में आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है ME। तो इसके साथ ये जो G लिखा हुआ है,
इस g को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो me और g आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इस me को इस g को ले आके राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो यहाँ पर आ गया g, यहाँ पर आ गया r e, ये हो गया आर ई स्क्वायर, और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल जी। ठीक है, ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एम ई, ये आ गया एम। फार्मूला आपके पास फाइनल क्या आ गया, क्या आ रहा है, ये जी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था एम ई के साथ, यहाँ राइट पे आके क्या हो गया है, ये डिवाइड में आ गया। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। और अब हम इस फार्मूले में चाहें तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन फार्मूला है। ठीक है, नो फिल, नो लाइन, ये आ गया जी फार्मूला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि एस वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि जो आर ई होता है यानी रेडियस ऑफ अर्थ होता है, उसकी वैल्यू हमें मालूम है, ये तकरीबन 3.8 इंटू 10 की पावर 6.38 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है। ठीक है, 6.38 10 की पावर 6 मीटर होता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या आ गया, ये पावर में आ गया। ठीक, तो जी उसके बाद हमें स्मॉल जी की वैल्यू भी पता है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, बहुत परेशान करता है वर्ड। ठीक है, अच्छा जी ये कितना है, इसको मैंने कितना लेना है, ये 9.8 ही लेना है। पीछे आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था इसकी वैल्यू 10, लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पर 10 नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे 9.8। अच्छा, स्मॉल जी हो गया, कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो अब इसको, ये न्यूटन स्मॉल आ गया है कैपिटल में, और ये माइनस का 11 है। तो ये वैल्यूज़ जो है हमें मालूम है। ठीक है भाई, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं नाउ। सही है, सेकंड स्क्वायर हो गया केजी स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर, सॉरी आई एम सॉरी, वेरी गुड, कौन है ये, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सही पकड़ा आपने। अब हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं और इसको लेके यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज पुट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या आ गई 9.8, और उसके बाद ये जो वैल्यू है आर ई की, इसको हम लिखेंगे 6.38 इंटू 10 की पावर, और ये आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया ब्रैकेट में, ठीक है, और इसकी पावर आ गई स्क्वायर। अब g की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, -11। तो ये जो पावर है, यही वैल्यू मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे और इसको यहाँ पे पुट कर, और नीचे लिख रहा हूँ 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। अब जो है कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर ले आऊँ। 6.38 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो आंसर आएगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया। सर ऊपर ये जो है 10 की पावर 6 नहीं है ये? 10 की पावर 6 कहाँ पर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी जनाब अली, ये 6 है, ठीक है, अच्छा है। और फिर क्या है, इसका स्क्वायर भी है ना, यार ये ज़रा मसला है, इसको लिखना 10 की पावर 6 का स्क्वायर लिखना। अब मैं ब्रैकेट बनाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, इसको डिलीट करें। बस यही मसला होता है, वर्ड में टाइप करना वेरी डिफिकल्ट जॉब है, ठीक है। ये आएगा 6 पॉइंट, क्या वैल्यू लिखी थी मैंने, 38, ठीक है, 6.38 इंटू, अब यहाँ पर दोबारा मैं ये डाल रहा हूँ, क्या है 10 की पावर 6 का स्क्वायर, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन फिर वही मसला आ रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज करना। ठीक है, ऐसे करते हैं, कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए ना। की पावर 6, अब सही हो गया, कामयाब हो गए भाई। अब ये वाली वैल्यू हम नीचे यहाँ पे कॉपी करेंगे, जब हम इसको कॉपी करेंगे और 6.38 का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो ये आएगी वैल्यू
ये आएगी 40.7044 और 10 की पावर 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगी जब 2 से, तो ये हो जाएगी 12। बाकी की चीज़ें मैंने क्या कर दिया, ये मिटा दिया। ठीक है, और ये शुरू में ब्रैकेट है इसको भी हमने हटा दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 40.7044 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो आपके पास आंसर आएगा